नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। उसने दावा तो ये किया कि हमले आतंकी ठिकानों पर हुए, लेकिन पाकिस्तान के हमले में आम लोगों की ही जान गई है, जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ी और महिलाएं शामिल हैं, जिसके बाद तालिबान भड़क उठा है। दरअसल पाकिस्तान का यह हमला तब हुआ जब दोहा में दोनों ही देशों के बीच शांति वार्ता बुलाई गई थी। शांति वार्ता से पहले ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इसके पीछे पाकिस्तान की खींच को बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक की जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए शहबाज शरीफ शांति समझौते से पहले तालिबान को बड़ी चोट देना चाहते थे, लेकिन अब तालिबान के पलटवार का उन्हें भी डर लग रहा है। इसलिए शरीफ शांति की बात कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान से बदला लेगा तालिबान? तालिबान का रुख भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन उससे पहले दोहा में शांति वार्ता भी हो रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले तेवर। रूस के कब्जे से जमीन वापस लेने पर यूक्रेन को झटका। रूस के साथ अमेरिका की दोस्ती की हुई शुरुआत। बांग्लादेश में फिर भड़के युवा। संसद के बाहर हिंसक प्रदर्शन। जुलाई चार्टर का किया विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गजा में कभी भी टूट सकता है सीज फायर। हमास ने शर्त मानने से किया इनकार। इजरायल ने दिया अल्टीमेटम। हमले को हरी झंडी दे सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। और चलते चलते में देखेंगे नदी के अंदर दबे 2000 साल पुराने रहस्य को। नीग्रो और अमेजन नदियों में प्राचीन सभ्यता के संकेत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में भी आधार जैसा ब्रेड कार्ड बनाने की तैयारी। पारदर्शिता और नागरिक अधिकार बने रहेंगे मुख्य मुद्दे। पीएम स्टामर को पसंद आया भारत का डिजिटल सिस्टम। भारत में होने वाले क्वाड समिट में हिस्सा ले ट्रंप। अमेरिकी सांसदों ने यूएस प्रेसिडेंट से की अपील। भारत अमेरिका में तनाव के बीच ट्रंप के दौरे पर सस्पेंस। मेडागास्कर में तख्तापलट के बाद कर्नल रैंड्रियानिरीना बने नए राष्ट्रपति। अब एक सैन्य परिषद के हाथ में होगी देश की सत्ता। 18 महीने बाद या 2 साल बाद कराए जाएंगे चुनाव। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। पोलित ब्यूरो के सदस्य समेत सेना के 9 जनरल बर्खास्त। किसी बड़े उलटफेर की आशंका। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर वो काम किया है जिसके लिए वो दुनिया में पहचाना जाता है। एक तरफ अफगानिस्तान से सीज फायर की डील कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसके लड़ाकू विमान और मिसाइलें हमले के लिए तैयार हो रहे थे। शांति की बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ हमले के लिए निशाने तलाशे जा रहे थे। एक तरफ अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने ऐलान किया कि दोहा वार्ता तक सीज फायर बढ़ा दिया गया है। इस ऐलान के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान में कई नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें 14 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 3 क्रिकेट के खिलाड़ी भी शामिल हैं। इससे भड़के अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली 3 देशों की क्रिकेट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। टोलो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से देर रात पक्तिका प्रांत के अरगोन और बरमल जिलों में हवाई हमले किए गए हैं। ये हमले आवासीय घरों को निशाना बनाकर किए गए। पाकिस्तान के इस हमले के बाद एक बार फिर से जंग तेज होने के हालात बनते दिखाई दिए। इस बीच कतर की तरफ से शांति प्रक्रिया शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तालिबान ने चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान को जवाब जरूर देगा, लेकिन शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर अपराध किया है। जब तक दोहा में शांति वार्ता चलेगी, तब तक सेनाएं कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगी और हम इंतजार करेंगे, सब्र रखेंगे, इसके बाद इंतकाम लेंगे। तालिबान की चेतावनी से पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ शांति की बात कर रहे हैं। तालिबान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल असीम मलिक के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोहा भेजा है। वहीं अफगान पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें अब दोहा पर टिकी हुई हैं। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम काबुल के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लें। इन आतंकियों ने हमारे नागरिकों, सेना और पुलिस को निशाना बनाया है। हमारी धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। शहबाज शरीफ के आरोपों को तालिबान की तरफ से जवाब दिया गया। अफगान गृहमंत्री खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने ईरानी अधिकारियों से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। तो इस विवाद में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है या वो कर रहे हैं।
अगर मुझे इसे सुलझाना हो तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे अमेरिका भी चलाना है, लेकिन मुझे ये युद्ध सुलझाना पसंद है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को मरने से रोकना पसंद है, और पिछले कुछ महीनों में मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि अब अफगानिस्तान से हमारे सभी रिश्ते खत्म हो गए हैं। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो भारत का दोस्त बन गया है और भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 8 अक्टूबर से हुई, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज पर हमला किया था, जिसमें 23 सैनिकों की जान चली गई। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में हवाई हमला किया और दावा किया कि इस हमले में उसने टीटीपी नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाया। बाद में नूर वली महसूद ने खुद वीडियो जारी कर बताया कि हम तो अफगानिस्तान गए ही नहीं, हम पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और जिंदा भी हैं। लेकिन इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई है। अब दोहा वार्ता पर सभी की नजरें हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है, उससे दोहा शांति वार्ता से भी बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात की। तो व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच फिर मुलाकात हुई, और इस बार दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक तो नहीं हुई, लेकिन ट्रंप की तरफ से यूक्रेन के लिए कोई राहत भरी खबर भी नहीं मिली। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच शांति और सुरक्षा गारंटियों पर चर्चा हुई, युद्ध विराम पर चर्चा हुई। इस दौरान जेलेंस्की ने टॉमहॉक मिसाइल हासिल करने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन ट्रंप इसे लेकर उत्साहित नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने यूक्रेन को मिसाइल देने से साफ इनकार भी नहीं किया। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हमें भरोसा है कि ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं, वो मदद करने को तैयार हैं। हालांकि वो लंबी दूरी की मिसाइलों पर चर्चा नहीं करना चाहते। हमने तय किया है कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चाहता है कि और तनाव बढ़े। यानी यूक्रेन को अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल मिलने की संभावना नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बात का भरोसा जताया कि वो रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाने में कामयाब होंगे। वैसे इस जंग को खत्म करवाने की उनकी अब तक की सारी कोशिशें तो नाकाम रही हैं, लेकिन जेलेंस्की के साथ लंच के दौरान ट्रंप ने अब तक 8 युद्ध खत्म करवाने की बात फिर कही और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि यह 9वां युद्ध होगा, हमें इस युद्ध में सफलता मिलेगी। अगर मुझे इसे सुलझाना है तो ये मेरे लिए आसान है। लेकिन इस बार जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप के रुख में बदलाव दिखाई दिया। पहले उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल देने पर सहमति नहीं जताई। यूक्रेन की इस मांग पर ट्रंप ने कहा कि यह एक समस्या है, हमें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है और हमें कई अन्य चीजों की भी जरूरत है जो हम पिछले 4 सालों से यूक्रेन भेज रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत कुछ दिया है। इसके बाद यूक्रेन की जमीन लौटाने पर भी ट्रंप ने अपना रुख बदल दिया। कुछ दिनों पहले तक वो ये कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है जब यूक्रेन रूस से अपनी जमीन वापस ले ले, और अब वो कीव और मॉस्को दोनों से ये कह रहे हैं कि काफी खून खराबा हो चुका है, संपत्ति की सीमाएं युद्ध और साहस से तय हो रही हैं। अब जहां है वहीं रुक जाए और अपने क्रूर युद्ध को खत्म करे। यानी ट्रंप ने रूस की शर्त का समर्थन कर दिया है कि रूसी सेना जहां है वहां से पीछे नहीं हटेगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जेलेंस्की से मिलने से ठीक पहले ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात हुई। लगभग 2.5 घंटे की बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। अब बस उन्हें थोड़ा एक दूसरे से बनानी होगी। यानी ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की को रिश्ते सुधारने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत के बाद रूस ने अमेरिका तक 100 किलोमीटर लंबा टनल बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। 5.4 लाख करोड़ रुपए में इस फ्रेंडशिप टनल को बनाने की योजना सामने आई है। यानी रूस और अमेरिका में दोस्ती की शुरुआत देखी जा रही है, जो यूक्रेन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जिन लोगों ने पिछले साल शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और उनकी सरकार को गद्दी से उतार दिया था, अब उन्हीं लोगों ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली कार्यवाहक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस बार ये प्रदर्शनकारी अंतरिम सरकार के नए राजनीतिक चार्टर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
दरअसल बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव की घोषणा की गई है और उससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार देश में लोकतांत्रिक सुधार करने की कोशिशों में जुटी हुई है, जिसके तहत जुलाई चार्टर पेश किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए 80 से ज्यादा सुधार प्रस्ताव शामिल है। राष्ट्रीय सर्वसम्मति आयोग ने घोषणा की कि उन्होंने चार्टर की एक धारा में संशोधन किया है जो जुलाई में विद्रोह करने वाले लोगों को उनकी विद्रोही गतिविधियों के लिए माफी देती है। इसके अलावा संशोधित मसौदे में कथित रूप से फांसीवादी अवामी लीग शब्द भी शामिल किया गया और साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उन सदस्यों पर आरोप लगाया गया जिन्होंने शेख हसीना के शासन का समर्थन करने के लिए लोगों की जान ली। और अब इस चार्टर पर सभी राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चर्चा का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि अंतरिम सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। हस्ताक्षर समारोह के बाद यूनुस ने घोषणा करते हुए कहा कि ये एक नए बांग्लादेश का जन्म है, लेकिन इस चार्टर से युवा खुश नहीं है। उनका कहना है कि इसमें उनकी चिंताओं का ध्यान नहीं रखा गया। वो प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और सुबह से ही युवा संसद भवन के पास इकट्ठे होने लगे। हालात बिगड़ते देख प्रशासन भी सतर्क हो गया। जब सुरक्षा बलों ने युवाओं को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी अतिथियों के लिए आरक्षित कुर्सियों पर बैठ गए और नारे लगाने लगे और देखते ही देखते उनका ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 2 पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। संसद भवन के सामने बने अस्थायी स्वागत कक्ष, अस्थायी नियंत्रण कक्ष और फर्नीचर में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया और तेज आवाज करने वाले ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार युवाओं का ये गुस्सा कहां जाकर थमता है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब यूनुस सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा में फिर से जंग की आहट की। तो हमास और इजरायल के बीच सीजफायर कभी भी टूट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में जो समझौता हुआ था, अब ट्रंप ही उसे तोड़ने की बात कह रहे हैं। वो इजरायल को कभी भी गजा पर हमले की छूट दे सकते हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका भी हमले में शामिल होगा। और इन सब के पीछे जो कारण है वो हमास का फिर से ताकतवर होना बताया जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने जिस 20 सूत्रीय गजा पीस प्लान को पेश किया था, उसमें से कुछ पॉइंटों पर पहले ही दिन से हमास को आपत्ति थी। खासतौर पर हथियार डालने वाली शर्त मानने के लिए हमास तैयार नहीं हो रहा है। उसने अमेरिका को इस बात की गारंटी देने से इनकार कर दिया है कि उसके लड़ाके हथियार डाल देंगे। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जाल ने कहा कि हमास 5 साल तक युद्ध विराम के लिए तैयार है, जिससे तबाह गजा का पुनर्निर्माण किया जा सके, लेकिन हम हथियार छोड़ने की शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। संगठन गजा में सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ही रखेगा और फिलहाल निरस्त्रीकरण का कोई सवाल नहीं है। उसके बाद क्या होगा, इसका आश्वासन इस बात पर निर्भर करेगा कि फिलिस्तीनियों को राज्य की मान्यता और भविष्य के लिए आशा और दिशा दी जाए। गजा में शांति आने के बाद हमास तेजी से मजबूत हुआ है और उसने गजा पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिसके बाद हमास के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। वहीं नज्जाल के बयान पर इजरायल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि इजरायल युद्ध विराम समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से पालन कर रहा है, लेकिन हमास शर्तों को नहीं मान रहा है। उसे अभी तक सभी बंधक छोड़ने थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमास को पता है कि हमारे बंधकों जो जीवित नहीं है उन्हें कहां दफन किया गया है। समझौते में हमास को हथियार भी डालना है, कोई शर्त नहीं, कोई बहाना नहीं। हमास को सभी 20 शर्तें माननी होंगी। समझौते की समय सीमा खत्म हो रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायली कार्ड्स ने तो सेना को फिर से गजा पर हमला करने की तैयारी करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि अगर हमास हथियार नहीं डालेगा तो हम गजा पर हमला कर उससे हथियार छीन लेंगे। इसके लिए हम इजरायल को हरी झंडी दे सकते हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे नदी के अंदर दबे 2000 साल पुराने रहस्य की। तो कई नदियों के अंदर रहस्य छिपा हुआ है जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इन नदियों के अंदर काफी कुछ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और अब ऐसा ही एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नदी के अंदर दबा 2000 साल पुराना रहस्य सामने आया है, जिसके मुताबिक जमीन के अंदर से झांकते हुए अजीब चेहरे मिले हैं। दरअसल अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में 2000 साल पुरानी रहस्यमयी नक्काशियां मिली हैं जो इंसानी चेहरों जैसी दिखती हैं। ये चट्टानें पहले नीग्रो नदी के नीचे दबी हुई थी, जो अब सूखे की वजह से सामने आई है। और जब वैज्ञानिकों ने इन चेहरों को देखा तो वो भी हैरान रह गए।
बता दें कि ये आकृतियां 2010 में पहली बार देखी गई थी, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए ही दिख पाई थी और अब एक बार फिर ये दिखाई दी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नक्काशियां उस समय की हैं जब इंसानों ने पत्थरों पर कुल्हाड़ियों से कला बनाना शुरू किया था। इनमें कुछ चेहरे खुश हैं तो कुछ उदास भी दिखाई देते हैं। इन आकृतियों को पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है, जो पानी, जानवरों और इंसानी भावनाओं को दिखाती हैं। इसके साथ ही इन नक्काशियों में शिकारी और शिकार दोनों को दिखाया गया है। कुछ चेहरों में नाक नहीं बनी है, जिससे ये और भी रहस्यमयी हो जाती है। ये नक्काशियां ब्राजील के मनौस शहर के पास नदी के तल में मिली है, जहां रियो निग्रो और अमेजन नदियां आपस में मिलती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जगह कभी आबाद रही होगी। अगले महीने रियो निग्रो में पानी का स्तर फिर बढ़ने वाला है, जिससे ये रहस्यमयी नक्काशियां दोबारा डूब जाएंगी। और इससे पहले वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इनसे जुड़ा पूरा रहस्य सामने आ सके। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।